शादी के बाद एक दुल्हन पहली बार जब अपने मायके जाती है तो अपने मायके जाने के बाद वो किसी से भी मुलाकात नहीं करती। वो सबसे पहले पहुंच जाती है, लगभग 500 किलोमीटर पहले उसका एक प्रेमी का घर होता है। वो प्रेमी के घर जाती है और उससे मुलाकात करती है और उसे अपने बाहों में भर लेती है। बाहों में भरने के बाद प्रेमी भी रो रहा था और प्रेमिका भी रो रही थी, जबकि उसकी 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। इसके बाद उसने बहुत सारे पैसे अपने प्रेमी की गोद में डाल दिए, उसके झोली में डाल दिए और उससे कहा कि ये सारे के सारे पैसे उसको मुंह दिखाई में मिले हैं और ये पैसे रहिए और इसके बाद जो आगे की प्लानिंग है वो तुम कर सकते हो। यानी कि वो अपने ही पति का कत्ल कराना चाहती थी अपने प्रेमी के माध्यम से, और उसने प्रेमी को ला करके खूब सारे पैसे दिए और उसके बाद वो अपना निकल जाती है और उसके बाद फिर कत्ल भी हो जाता है। कत्ल होता है, अखबारों में खबर छपती है, टीवी में खबर आती है और उसके बाद फिर हर जगह हंगामा खड़ा हो जाता है कि शादी को तो अभी 15 दिन का समय ही बीता था और ये आखिरकार दुल्हन ऐसा कैसे कर सकती है, अपने ही पति का ये कत्ल कैसे करवा देती है। दरअसल करोड़पति बनने के लिए, विधवा बनने के लिए उसने पूरी कहानी रची थी और जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरीके से मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर के सौरभ राजपूत का जो कत्ल किया था, पूरे दुनिया में इस घटना को लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही इस दुल्हन की भी इसी तरीके से चर्चा शुरू हो जाती है कि किस तरीके से उसने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति का कत्ल करा दिया, जबकि उसके हाथों की जो मेहंदी का रंग था वो भी अभी फीका नहीं हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला औरैया का एक थाना लगता है बेला। बेला के पास एक ढाबा लगता है और ढाबे के पास एक हाइड्रा मशीन खड़ी हुई थी। वो हाइड्रा मशीन जो कोई भारी वस्तु इधर उधर जब फंस जाती है तो उसे उठाने के वो काम आती है। इसी बीच में एक बाइक पर दो लड़के आते हैं, वो इधर उधर घूम रहे थे। आकर के उस हाइड्रा मशीन के पास आकर के खड़े हो जाते हैं और जैसे ही खड़े होते हैं इंतजार कर रहे थे कि इस हाइड्रा मशीन को चलाने वाला कोई व्यक्ति अगर मिल जाए तो उससे अपने दिल की, अपने मन की बात वो कह सके। इसी बीच में जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर कहता है कि भैया क्या परेशानी है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या देख रहे हो। फिर वो दोनों बाइक सवार कहते हैं कि भैया यही पास में ही कुछ दूरी पर एक नहर है और उस नहर में हमारी कार गिर गई है, क्या आप मेरी कार को निकलवाने की मदद करेंगे। जैसे ही उस बाइक सवार ने उस हाइड्रा मशीन चलाने वाले ड्राइवर से ये कहा, ड्राइवर ने कहा हमारा तो यही काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत वो बैठा, उससे गाड़ी को उसने स्टार्ट किया उस मशीन को और वहां से चलने की जब कोशिश की तो जो बाइक सवार थे उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, पास में ही तो है, पहले जाकर के तुम लोकेशन देख लो कि तुम्हारी हाइड्रा मशीन उस कार को निकाल भी पाएगी या फिर नहीं निकाल पाएगी, इसलिए पहले आप जा करके देख लो और देखने के बाद जैसे भी पैसे हो तुम पैसे बता देना। जब यह बात ड्राइवर ने सुनी तो ड्राइवर को बड़ा अच्छा लगता है, इतनी साफ सुथरी बात करने वाले ये कौन मिलते हैं, ऐसे कस्टमर तो मिलने चाहिए हमें। जब ऐसी बात थी तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक दूरी तय करते हैं, वहाँ पर एक जगह लगती है पलिया और पलिया के पास पटना एक नहर है और पटना नहर में ही ये जो कार होती है वो गिरी हुई बताई जाती है। लेकिन ये थाना पहला था बेलबेला, अब थाना यहाँ से बदल जाता है, ये इलाका लग जाता है सहार थाना क्षेत्र। जैसे ही वो जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर आगे आगे चल रहा था और दोनों बाइक सवार पीछे पीछे चल रहे थे। ये गेहूं के खेत में होकर के जा ही रहे थे तो अचानक से एक गोली चलती है और जैसे ही गोली चलती है वो हाइड्रा मशीन चलाने वाला वो जो ड्राइवर होता है उसके कनपट्टी पर आकर के गोली लगती है, वो गिर जाता है। गोली ऐसी लगती है वो हैंड टू हैंड, हाथों हाथों मरता नहीं है, लेकिन उसको चीखे को सुनने के बाद वो दोनों जो बाइक सवार होते हैं गोली चलाने के बाद वहां से भाग जाते हैं और वो पीछे मुड़कर ये देखते ही नहीं है कि जिसको मारने के लिए वो आए थे वो मर भी चुका है या फिर नहीं मरा है। अब आखिरकार वो भाग रहे होते हैं और भागते भागते निकल जाते हैं दूर। वो लड़का वही तड़प रहा था, जिंदगी जीने के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था। यही पास से ही कुछ राहगीर गुजर रहे थे, वहां से राहगीरों ने कहराहट की आवाज सुनी और कहराहट की आवाज सुनने के बाद जो मौके पर पहुंचते हैं
तो उन राहगीरों ने बहुत जोर जोर से चीख करके चिल्ला करके जो आसपास के गांव के लोग थे उनको भी मौके पर बुला लिया। तुरंत तत्काल प्रभाव से यह सूचना पुलिस को दी जाती है और सहार थाना क्षेत्र की पुलिस वहां मौके पर आती है। जो गंभीर रूप से वहां पर घायल अवस्था में खून से लथपथ जो लड़का होता है, जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 24 साल के आसपास रही होगी, उसे उठाते हैं और उठाने के बाद विधुना एक CFC है तो वहां पर इसको भर्ती कराया जाता है। भर्ती करा करके पुलिस वहां से हटी ही थी कि उस लड़के के फोन पर एक फोन आता है। जैसे ही घंटी बजती है उधर से पूछा जाता है कि कौन बोल रहा है। इधर से बताया जाता है कि मैं एक पुलिस वाला बात कर रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं। फिर वो सामने वाला पुलिस वाले की जब बात सुनता है तो वो इतना घबरा जाता है। उसने कहा कि मैं इस लड़के का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ, नाम मेरा संदीप यादव है, मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का थाना भोगाव एक लगता है और भोगाव थाना क्षेत्र का ही एक गांव लगता है मंगलादीपा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए कि मेरे भाई का फोन आपके पास कैसे पहुँचा है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि आपका भाई गंभीर रूप से घायल हो चुका है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, फिलहाल CFC विधुना में वो भर्ती हैं, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। परिवार वाले जैसे ही सूचना मिलती है उसके बाद दौड़ करके आते हैं और वो आकर के पुलिस वालों के सामने रोते हुए बताते हैं कि आज कन्नौज, जिला कन्नौज का एक उमरदा एक जगह लगती है, उमरदा के पास एक शाहनगर है, वहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा था, वहाँ का एक छोटा सा प्रोजेक्ट उनको मिला हुआ था। 19 मार्च 2025 को ये वहाँ उस प्रोजेक्ट को करने के लिए गया हुआ था और जैसे ही मैंने दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास इससे बातचीत की तो इसने कहा कि मैं ढाबे पर रुका हुआ हूँ कुछ खाना वाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 बाइक पर लड़के आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उसकी कार खाई में गिर गई है, जैसे ही कार खाई से निकाल करके मैं वहाँ से निकलूँगा उसके बाद सीधा घर आ जाऊँगा। अब ये वाली बात जब आती है तो उसका भाई कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, काम मिला है तो तुम अपना काम करो। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद ये सूचना मिलती है तो घर वालों की होश फाख्ता हो जाते हैं। उसके बाद मौके पर पहुंचते हैं। जैसे ही घर वाले मौके पर आते हैं तो CFC विधुना वाले वहां पर कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसको हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया जाता है, चांस इसके बहुत कम है। यहाँ से सीधा सफाई लेकर के जाते हैं। सफाई वाले भी कहते हैं कि हालत खराब है। यहाँ से ग्वालियर लेकर के जाते हैं, ग्वालियर वाले भी कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उसको आगे रेफर कर देते हैं आगरा। और फिर ग्वालियर से आगरा, आगरा से फिर डॉक्टर लोग कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए आप और आगे लेकर के जाइए। और आगे ले जाने के बाद चिचोली मेडिकल स्टोर एक मेडिकल कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती करा दिया जाता है। एक तरफ इलाज चल रहा होता है, दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही थी। आखिरकार 1-2 दिन का समय बीत जाता है, लगभग 3 दिन उसने अपनी जिंदगी की जंग लड़ी और तीसरे दिन वो हार जाता है। 21 मार्च 2025 को उस लड़के की मौत हो जाती है। नाम उसका दिलीप होता है। अब जब दिलीप की मौत होती है तो उसके बाद फिर घर वाले भी वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, सबका रो रो कर वहाँ पर बुरा हाल हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने बहुत नज़दीक से सटा करके गोली मारी थी, इसकी वजह से इसकी मौत हुई है। पहले शुरुआत में तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे कि चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ न कुछ बात हुई है, लेकिन यहाँ पर गोली मारी थी। क्यों मारी, किसने मारी, कई तरीके के सवाल थे। अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस लग जाती है आगे और 7 किलोमीटर के दायरे में जितने भी CCTV कैमरे थे उन CCTV कैमरे को बड़ी ही बारीकी से खंगाला जाता है। तो पता चलता है कि बाइक पर सवार होकर के जो लड़के आए थे तो उन लड़कों में से एक लड़का होता है जिसका नाम राम जी होता है, उर्फ चौधरी उसका नाम होता है, जिस पर लगभग 10 से ज़्यादा मुकदमे होते हैं और वो हिस्ट्री शीटर होता है। अभी तो वो जेल से छूट करके आया था और जेल से छूट करके आने के बाद रहने वाला होता है अचलदा का वो रहने वाला होता है रामजी नगर। आखिरकार जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछा कि तुम बाइक पर क्या करने आए थे, तुम उसे अपने साथ क्यों लेकर के गए थे, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तभी वो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस का जो अपना तरीका होता है, जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो वो कहते हैं कि मुर्दे भी बोलने लगते हैं।
रामजी नागर उर्फ चौधरी थोड़ी देर में वहां पर बोलने लगते हैं और कहते हैं कि एक लड़का मेरे पास आया था। पुलिस उस लड़के के पास जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या मतलब था गोली चलवाने में, क्यों तुम उसको मरवाना चाहते थे। फिर वो कहता है कि साहब उसका कोई कसूर नहीं है, एक लड़का है जिसका नाम, जो उसका खास दोस्त होता है, जिसका नाम होता है अनुराग यादव उर्फ मनोज यादव, जो कि गांव सियापुर का रहने वाला होता है। थाना उसका फफून लगता है, जिला उसका औरैया लगता है। पुलिस वाले अब इसकी तलाश में जुट जाते हैं। आखिरकार अनुराग यादव को गिरफ्तार किया जाता है और उसको गिरफ्तार करने के बाद जब उससे भी सख्ती से पूछताछ की जाती है, पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है, तो थोड़ी देर में तोते की तरह वो गिनती गिनना शुरू कर देता है, सारी बात बताना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि उसी की गांव की एक लड़की है, प्रगति यादव उस लड़की का नाम है, जो कि उसके घर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर वो रहती है। उस लड़की का नाम जैसे ही आता है, ये बात जब लड़के के परिवार वालों को पता चलती है, तो वाकई में कई लोग तो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। बेहोश होकर के गिरने वाली बात ये भी थी क्योंकि 15 दिन पहले ही तो उसकी वो दुल्हन बनी थी। दरअसल प्रगति यादव जो है, ये जो लड़की है जिसका नाम सियापुर है, थाना उसका जो फफून लगता है और जिला उसका जो औरैया लगता है, इसी की एक बड़ी बहन है, नाम उसका पारुल है। और पारुल की शादी होती है मैनपुरी, यहाँ के थाना भोगांव के मंगलादीप एक गाँव के एक संदीप यादव से। संदीप यादव से उसकी शादी होती है और कुछ दिन के बाद बातचीत शुरू होती है। फिर पता चलता है कि संदीप के ही छोटे भाई दिलीप यादव से उसकी शादी की बात तय हो जाती है। 5 मार्च 2025 को बारात आती है और बारात में उसे दुल्हन बना करके अपने वो साथ लेकर के जाते हैं। 6 तारीख को ये सीधा अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी अपने काम होते हैं, दुल्हन की जो मुँह दिखाई होती है, तो वो गीत गाए जाते हैं, खुशियों के गीत गाए जाते हैं। पूरा घर परिवार सब का सब एकदम खुश थे। और ये घर, क्योंकि ये करोड़पति फैमिली थी, बताया जाता है कि इनके घर में हाइड्रा और क्रेन जो मशीनें होती हैं वो 20 से ज़्यादा थी, यानी कि 22-23 के आसपास इनके घर में हाइड्रा मशीन थी, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। अच्छी खासी इनकी प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि संदीप इसकी फैमिली का भाई है, यानी कि सगा भाई नहीं है, परिवार का ही भाई है। ये अपना इकलौता लड़का था जिसके पास अथाह संपत्ति, अथाह दौलत थी, करोड़पति घर का लड़का था और इसकी शादी हो जाती है प्रगति यादव से। लेकिन कोई नहीं जानता था कि प्रगति यादव से जो ये शादी होती है, उसका पिछले 4 साल से गांव का एक लड़का है, नाम उसका अनुराग यादव है, उसी से ही इसका अफेयर चल रहा है। और उससे शादी करने के लिए वो बेपनाह उससे मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती है कि वो अपने हाथों की नस भी काट लेती है। लेकिन घर वाले उससे शादी के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि जो उसका काम था, जिसका उसका वर्क का जो था, वो ट्रैक्टर पर ड्राइविंग करने का जो काम था, मेहनत मजदूरी को करता था। घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। घर वालों ने जोर जबरदस्ती की और उस लड़की की शादी जो दिलीप यादव होते हैं उनसे करा देती है। फिर वो तैयार हो जाती है। अब जब तैयार हो जाती है तब ये बात पता चलती है अनुराग यादव को। अनुराग यादव कहता है कि तुम तो कहती थी कि मैं तुम्हारे बिना जीऊंगी नहीं, मरूंगी नहीं, सब कुछ तुम, तमाम तरीके की कस्में वादे तुमने मुझसे किए थे, अब तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कैसे धोखा दे सकती हो। फिर वो कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक प्लान है, वो बहुत ही बेहतरीन प्लान है, जिससे तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल जाएगी और मेरी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर वो कहती है कि शादी मैं अपनी बहन के देवर से करूँगी और उसके बाद उसका वो हम लोग कत्ल कर देंगे, मैं विधवा हो जाऊँगी, घर वालों को फिर कोई दूसरा लड़का मिलेगा नहीं, मिलेगा तो वो आसानी से तैयार नहीं होगा, अगर तैयार हो गया तो मैं तैयार नहीं होंगी, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, मेरा प्रेमी, मैं उससे शादी करूँगी, बस तुमको उसका कत्ल करना है। उसके पास जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम लोगों की हो जाएगी। इस तरीके की जब सपना उस प्रेमी को दिखाया गया तो प्रेमी कहता है कि ये तो बहुत शानदार प्लान है। आखिरकार ये सब कुछ तय हो जाता है, बारात जाती है और लड़की वहां पहुंच जाती है। मुंह दिखाई में अच्छे खासे इसको पैसे मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, सब कुछ मिलता है। 10 मार्च 2025 को ये शादी के बाद पहली बार अपने मायके आती है
और जो भी माल मसाला, जो भी पैसे वगैरह इसने इकट्ठे किए थे, ला करके अपने प्रेमी को दे देती है और कहती है कि इंतज़ाम करो, जितनी जल्दी हो सके तुम अपना काम करो, अभी काम हो जाएगा तो फिर हम पुलिस की नज़रों में नहीं आएंगे। इसके लिए बाकायदा बहुत प्लानिंग करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखना हो, चाहे बहुत सारी फिल्में देखनी हो, ताकि कहीं से कोई बेहतरीन आइडिया मिल सके। प्रेमी और प्रेमिका जो कि दुल्हन थी, उसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं हुआ था। आखिरकार वो प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग करते करते वो जो प्रेमी होता है अनुराग यादव, वो सीधा पहुंच जाता है अपने एक दोस्त के पास। दोस्त से जाकर के कहता है कि दोस्त मुझे कुछ मदद चाहिए, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा स्वीटर चाहिए जिससे कि वो किसी की हत्या कर सके। जिसके लिए नाम सामने आता है रामजी लाल का। रामजी लाल नागर जो होता है उसका नाम सामने आता है। वो अभी जेल से छूटा ही था। उसके ऊपर लगभग 10 आसपास मुकदमे दर्ज होते हैं, उससे तय कर दिया जाता है। अब वो पूछता है कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे, तो ये प्लानिंग करते हैं कि व्हाट्सएप की जो रिकॉर्डिंग होती है, व्हाट्सएप पर जो कॉल की जाती है, ना तो इसका रिकॉर्ड होता है और ना ही ये पता चलता है आसानी से। इसीलिए हम लोग सब आपस में एक दूसरे से जो कनेक्ट रहेंगे, प्रेमी प्रेमिका और पति से भी अगर हम कनेक्ट रहेंगे तो वो व्हाट्सएप के ज़रिए से ही रहेगा। ठीक वैसा ही होता है। 19 तारीख को उसे प्रोजेक्ट मिलता है कन्नौज का और ये पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। वो बताता है कि मैं अभी कन्नौज से निकल करके वापस आ रहा हूँ और इसलिए तुम परेशान मत हो, क्या बात है। वो कहती है कि नहीं, बस इसे पूछ रही थी, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। जैसे ही उस ढाबे का जो लोकेशन होता है वो जो दिया जाता है, देने के बाद वो अपने प्रेमी को लोकेशन दे देती है और प्रेमी उसका देता है शूटर को और शूटर अपना बैग लेकर तुरंत पहुंच जाता है और इस हिसाब से वो कत्ल कर देता है, हत्या कर देता है। लेकिन कहा जाता है कि कितना भी शातिर हो कोई भी कातिल, कोई भी अपराधी, लेकिन वो बच नहीं सकता। जब पुलिस अपनी ईमानदारी से जांच करने पर आती है तो जमीन के साथ तह भी खोद करके निकाल देती है उस कातिल को, उस अपराधी को बाहर जरूर निकालती है। और इस घटना को ज़्यादा वक्त हुआ ही नहीं था। अभी उस लड़के की जो मौत होती है वो 21 मार्च 2025 को होती है और पुलिस ने 24 मार्च 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया था। जैसे ही घटनाक्रम का खुलासा होता है, ये कहानी भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरव राजपूत की हत्या कर दी थी और उसके टुकड़े कर दिए थे और टुकड़े करने के बाद एक नीले रंग के ड्रम में उसको पैक कर दिया था। उस पर बहुत सारे मीम भी बन रहे हैं, बहुत सारे के लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब वो घटना के साथ साथ इस घटना को भी छोड़ दिया जाता है और यह कि इस लड़की का, जिसका नाम प्रगति होता है, और प्रगति ने जिस तरीके से अपने पति की हत्या कराई वो वाकई में अपने आप में बहुत भयानक है। लोग क्या करें, लोग सोचने पर मजबूर है, किससे शादी करें और वो पता नहीं घर आकर के क्या तांडव मचाएगी। इसलिए शादी ही नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की हत्या करने की ज़रूरत भी क्या थी। अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश करती। उस बेचारे का क्या दोष था जिसने कुछ दुनिया देखी ही नहीं थी। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी और जो भी अपराधी होगा, इस घटनाक्रम में जितने भी लोग शामिल थे, सबको डिटेन किया जाएगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि लड़कियों को, खास करके उन्हें जिनके दिमाग में खुरापाती वाले जो आइडियाज आ रहे हैं, किससे कहानियां जो पढ़ रही हैं, उनको सजा मिल सके, उनको ये पता चल सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा। तो आजकल के हमारे समाज में इस तरीके से बहुत सारी खौफनाक जैसी कहानियां सुनने को मिल रही है। हमारा समाज किस वो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर सरकार को कुछ ठोस सबूत उठाने की, ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।